न्यूज नॉन स्टॉप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं दिन भर की हर बड़ी खबर का अपडेट लेके, वीडियो ब्रेकिंग भी लेकर आया हूं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। सबसे पहले रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज का। और बड़ी खबर यह कि काबुल की मस्जिद में भीषण धमाका हुआ है। इस धमाके में कई लोग हलाक हुए हैं, कई जख्मी हुए। जुमे की नमाज के वक्त यह धमाका हुआ। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इस धमाके में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। साथ ही साथ बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। करीब 20 लोगों की तादाद है जो जख्मी हुए हैं। काबुल की मस्जिद में धमाका हुआ है। काबुल के सुन्नी मस्जिद बताई जा रही जहां पर यह धमाका हुआ है और नमाज के वक्त यह धमाका किया गया। धमाके में 10 की मौत हुई है, 20 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काबुल में भीषण धमाका हुआ है और सुन्नी मस्जिद बताई जा रही है जिसमें यह धमाका हुआ है। 10 मारे गए हैं, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से अफरा तफरी मची हुई। धमाके के बाद लोग मस्जिद से बाहर भागते नजर आए। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर कोई वहां नमाज अदा करने गया था जिस वक्त धमाका हुआ। अफरा तफरी मच गई। देखिए लोग किस तरह से जान बचाकर भाग रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, काबुल की सुन्नी मस्जिद में भयंकर विस्फोट हुआ है जहां पर 10 लोग मारे गए। धमाके में 20 जख्मी बताया जा रहा है। जुमे की नमाज के वक्त ये बड़ा वाकया वहां हुआ और देखिए लोगों के रोने बिलखने की आवाजें आप साफ वीडियो में सुन सकते हैं। लोग भाग रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है। कुछ लोग जख्मी दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर खून के धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग मस्जिद से बाहर भाग रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर। चूंकि रमजान का वक्त चल रहा है, जुमे की नमाज के लोग मस्जिद पहुंचे थे। और अगली खबर बनारस से है। बीएचयू में इफ्तार पार्टी पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इफ्तार पार्टी के विरोध को लेकर छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। अब बीएचयू के छात्रों ने मुंडन करवाकर इफ्तार पार्टी का विरोध किया है। हंगामा कर रहे छात्रों ने वीसी आवास के बाहर सिर मुंडवाया। छात्रों का कहना है कि जब तक वीसी माफी नहीं मांग लेते तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो बीएचयू में छात्रों ने मुंडन करवाकर इफ्तार पार्टी का विरोध और प्रबल और तेज कर दिया है। कह रहे वाइस चांसलर जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। बीएचयू की धरती से मौलाना वीसी की कब्र खुदेगी। बीएचयू की धरती से मौलाना सुधीर जैन की कब्र खुदेगी। बीएचयू की धरती से बोला बोला भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीएचयू की धरती से नक्सली वीसी की कब्र खुदेगी। बीएचयू की धरती से मौलाना वीसी की कब्र खुदेगी। बीएचयू की धरती से मौलाना सुधीर जैन की कब्र खुदेगी। बीएचयू की धरती से। ये तस्वीरें आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की देख रहे हैं जहां पर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब मुंडन करवाकर वीसी का विरोध कर उन्होंने कहा इफ्तार पार्टी पर जब तक कुलपति माफी नहीं मांग लेते तब तक ये प्रदर्शन, ये विरोध जारी रहेगा। कल छात्रों ने हनुमान चालीसा पढ़ी, अब वो वीसी के आवास के बाहर पहुंच गए हैं। मुंडन करवाकर काली तख्तियां लेकर वो नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मौलाना सुधीर जैन की कब्र खुदेगी। बीएचयू की धरती से बोला बोला भारत माता की जय। और अगली बड़ी खबर पंजाब के पटियाला से। पटियाला में खालिस्तान और शिवसेना समर्थकों के बीच झड़प की घटना के बाद शिवसेना नेता हरीश सिंगला गिरफ्तार कर लिए गए। आपको बता दें कि पार्टी ने सिंगला को पहले ही निलंबित कर रखा है, कांग्रेस पार्टी ने। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी चंडीगढ़ में पुलिस अफसरों से मीटिंग की जिसमें इस घटना को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। इसके बाद शिवसेना नेता हरीश सिंगला को गिरफ्तार भी कर लिया गया। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पटियाला में खालिस्तान समर्थक
भिड़ गए शिवसेना के कार्यकर्ताओं से। शिवसेना के कार्यकर्ता खालिस्तान के विरुद्ध में नारे लगा रहे थे, जिसके बाद सिख समर्थक आए और दोनों आमने सामने हुए। पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले, जिसके बाद पुलिस को आना पड़ा, हवाई फायरिंग करनी पड़ी, तब जाकर मामला शांत हुआ। और देखिए किस तरह से एसएचओ जख्मी हुए हैं, उनके हाथ में चोट लगी है। वो लोगों को रोक रहे थे जिस वक्त हिंसा हो रही थी और उनके हाथ में चोट आई है। और पंजाब के पटियाला में धारा 144 लगा दी गई। शिवसेना और खालिस्तान समर्थकों के बीच झड़प के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है और शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा 144 इंपोज की गई है। शहर में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। तो पटियाला में जो कुछ हुआ उसके बाद एहतियातन प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी है। सुबह 6 बजे तक ये इंपोज रहेगा। और देखिए किस तरह से पुलिस बीच बचाव नहीं करती तो मामला बहुत बढ़ जाता। खालिस्तान के विरुद्ध में नारे लगा रहे थे शिवसेना के कार्यकर्ता, जब सिख सामने आए और खालिस्तानी समर्थकों ने वहां पर हिंसा शुरू कर दी। मारपीट हुई, लाठी डंडे चले, पत्थरबाजियां हुई, तलवार लहराई गई। पंजाब के पटियाला में उस वक्त बवाल हो गया जब खालिस्तान के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ता मार्च निकाल रहे थे। आरोप है कि शिवसेना के मार्च के दौरान कुछ सिख संगठन भी तलवारें लहराते हुए आ गए। दोनों गुट आमने सामने हो गए और करीब 1 घंटे तक बवाल चलता रहा। पत्थरबाजी तक हुई। एक पुलिस वाला प्रदर्शनकारियों को रोकते हुए जख्मी हो गया। काफी मशक्कत और नोकझोंक के बाद मामला कुछ हद तक पुलिस काबू में ला पाई। अभी मौके पर तनाव है। और जयपुर में 2 साल के लंबे अरसे के बाद सामूहिक नमाज अता की गई, जो कोरोना की वजह से बंद कर दी गई थी। वहीं दिल्ली में चले बुलडोजर पर दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम का दर छलका है। क्या कुछ कहा है, वीडियो ब्रेकिंग में आपको दिखाते हैं। करीब 2 साल बाद जयपुर में सामूहिक नमाज की तस्वीरें सामने आई है। कोरोना काल की वजह से अब तक सामूहिक नमाज नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार इसका इंतजाम किया गया। जगन्नाथ शाखा गुरुद्वारा रामगंज बाजार पर वुजू का इंतजाम किया गया है। वहां से तशरीफ लाए तो वुजू कर आए। जयपुर की सड़कों पर लाउड स्पीकर लगाकर कुछ इसी तरह से अनाउंसमेंट भी हो रही है। बाजार से तशरीफ ला रहे हैं, उनके लिए टाटा चाबी यूनियन तिरुपति गेट के बाहर नाम ड्राई केंद्रित जोहरी बाजार, सांगानेरी गेट, बड़ी चौपड़, रामगंज समेत कई बाजारों की सड़कों पर इस तरह से लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी गई है। पुलिस का दल लगातार इलाके में गश्त कर रहा है। आखिरी जुम्मे पर नमाज से ईद की नमाज तक कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की चुनौती है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में पुलिस के जवान सड़कों पर गश्त करते दिख रहे हैं। जाम न लगे इसलिए ट्रैफिक को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। और यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड में भी लाउड स्पीकर पर एक्शन की मांग उठने लगी है। देहरादून में एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे लाउड स्पीकर की आवाज से परेशान होते हैं। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिन्हा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस समय खड़े हैं मंगला देवी इंटर कॉलेज पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज अलविदा जुम्मे की नमाज है और यहाँ नमाज के समय में जो बात चल रही थी, जो वहाँ प्रिंसिपल लगातार हमारे से 2 दिन पहले भी प्रिंसिपल ने शिकायत की थी कि उन्हें जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है नमाज पढ़ने वालों से, वो ये होती है कि उनके स्कूल का जो ये ग्राउंड है, आप सामने देख सकते हैं, ग्राउंड में इस तरह से पार्किंग बना दी जाती है। उनका सीधे रूप से आरोप ये था कि मजहब किसी को परेशान या थोपने के लिए नहीं होता, बल्कि मजहब से आदमी जोड़ता है, ना कि इस तरह की कार्रवाई करके हम लोगों को जो परेशानी होती है उससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और प्रिंसिपल ने सीधे रूप से हमें हमारे टाइम्स नाउ पर सीधे रूप से उन्होंने इस बात को आरोप भी लगाया था कि मजहब के चलते हम लोगों को जो परेशानियों का सबब बन रहा है। हमने कई बार पुलिस प्रशासन और सरकारों से इस बात की दुहाई कर चुके हैं और हम इस बात की शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश से क्या उत्तराखंड इस तरह की कोई सीख लेता है कि लाउड स्पीकर पर बैन किया जाए। अगर परिंदे के घोंसले को तोड़े तो वो भी चोंच मारता है। लोगों के बसे बसाए घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। ये बयान आया है जामा मस्जिद के शाही इमाम
अहमद बुखारी का जामा मस्जिद में जैसे ही जुम्मे की नमाज खत्म हुई तो जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी का जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर पर दर्द छलक उठा तो जुम्मे की नमाज के बाद उन्होंने ये बयान दे डाला। आपको बता दें कि हाल ही में हुई सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर भी शाही इमाम पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। लाउड स्पीकर पर अजान तो अब कम ही सुनाई पड़ती है, लेकिन लाउड स्पीकर पर पॉलिटिक्स फुल वॉल्यूम में चल रही है। अब AIMIM चीफ को ही सुन लीजिए, पुष्पा के अंदाज में कहते हैं कि मैं झुकेगा नहीं। सुनिए। हम कभी भी नबी के गुलामों के गुलाम हैं। हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। हम मौत से नहीं डरेंगे, ना तुम्हारे जुल्म से डरेंगे, ना तुम्हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्हारी कुव्वत से डरेंगे। अगर मुकाबला करना है तो सबर से करेंगे, मगर मैदान नहीं छोड़ेंगे, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों, और दिल्ली के शाहीन बाग में पकड़े गए सफेद साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। पता लगा है कि ड्रग्स का डी कनेक्शन है। तो माफिया और पुलिस की दोस्ती आपने नहीं देखी तो आज उसका वीडियो आपको दिखाएंगे। उधर दंगा आरोपियों के साथ गहलोत के मंत्री खड़े दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में ड्रग्स की सफेद साजिश के जड़ें अफगानिस्तान में है, कनेक्शन आतंक से है। ये खुलासा अभी तक की जांच में हुआ है। शाहीन बाग ड्रग्स केस में एनसीबी ने तालिबान से जुड़े 2 लोगों को हिरासत में लिया है। 400 करोड़ की ये ड्रग्स एक बड़ी साजिश के तहत लाई गई थी। इस बात की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि एनसीबी ने कोर्ट से आरोपी की 14 दिनों की रिमांड मांगी है। सफेद साजिश की जांच की कड़ी में डी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जांच में पता चला है कि इस इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड दुबई से ऑपरेट कर रहा था। गुजरात से शुरू हुई ये जांच पहले दिल्ली फिर यूपी तक पहुंची। उसके बाद शाहीन बाग से 400 करोड़ की ड्रग्स, 30 लाख कैश और नोट गिनने की मशीन बरामद हुई। छक्कर खाया, जमकर मौज उड़ाया। पुलिस कर्मियों के इस दल पर रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन जिन पर कार्रवाई करनी थी पुलिस कर्मियों का ये दल उन्हीं तस्करों के साथ पार्टी कर रहा है। पुलिस के साथ बैठे इन तस्करों को जरा गौर से देखिए। ये वही लोग हैं जिन पर भंडारा के एसडीओ के ऊपर जानलेवा हमला करने का आरोप है। हमलावर तस्करों को पकड़ने के लिए एक पुलिस दल को उन्हें पकड़ने भेजा गया, लेकिन यहाँ तो कुछ पुलिस वाले पार्टी करने में जुट गए। तस्करों के साथ 3 पुलिसकर्मियों का ये वीडियो वायरल हुआ तो तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। जब तक कोर्ट उसको आरोप सिद्ध नहीं कर दे तब तक उसको अपराधी नहीं कह सकते। ये है राजस्थान की गहलोत सरकार के मंत्री प्रसादी लाल मीणा। ये कायदे कानून समझा रहे हैं। इस तस्वीर पर उठ रहे सवालों के जवाब में ये तस्वीर है गहलोत की इफ्तार पार्टी में विधायक और मंत्रियों के साथ नजर आने वाले छबड़ा दंगे के आरोपी आसिफ अंसारी की। गहलोत के आवास पर रखी गई इफ्तार पार्टी में दंगा आरोपी के शामिल होने पर सवाल उठे तो मंत्री प्रसादी लाल मीणा कुछ यूं इस तस्वीर को जायज ठहराते दिखे। चाहे वो कहीं सीएम के वहाँ जाए चाहे मेरे यहाँ है, जब तक कोर्ट उसको आरोप साबित नहीं कर दे, कोर्ट में से उसको दोषी करार नहीं, जब तक कोई आरोपी नहीं होता है। राजस्थान के मंत्री प्रसादी लाल मीणा मतलूब समेत हिंसा के सभी आरोपियों के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। सवाल ये है कि जिन आरोपियों को अब तक गहलोत सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई है, उनके समर्थन में सरकार के मंत्री खड़े हो रहे हैं। और अगली खबर अजरबैजान से, जहां के बाकू में इतनी भयानक आग लगी जिसका वीडियो देखकर आप दहल जाएंगे। तो नैनीताल के जंगलों में भी लगी आग का तांडव हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उधर जयपुर में भी आग ने हाहाकार मचाया। तीनों खबरें एक साथ देखिए। आग देखिए और आग का ये भीषण गुबार देखिए। ये तस्वीरें अजरबैजान के बाकू की, जहां एक ऑयल मिल में भीषण आग लगी। आग को बुझाने में करीब 13 घंटे का वक्त लगा। अजरबैजान के राजनेता नातिक जाफराली ने कहा कि आग की घटना यूक्रेन को मानवीय सहायता देने के बाद लगी।
यानी उनका इशारा ये था कि आग लगने की वजह यूक्रेन को मदद देना था। आग की भीषण लपटें। तस्वीरें जयपुर के सब्जी मंडी की है, जब अचानक आग की खबर के बाद हड़कंप मच गया। आग कितनी भयानक है, देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। भीषण गर्मी के बीच जब आग ने भयानक रूप लिया तो मौके पर फौरन दमकल कर्मी पहुंच गए। आग बुझाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। तब तक सब्जी मंडी की 4 दुकानें भीषण आग की लपटों में जलकर स्वाहा हो गई। आग कैसे लगी, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इस वीडियो में कुछ लोग दिख रहे हैं जिनके हाथ में लाठी डंडे नजर आ रहे हैं। हाल ही में देश में हुई हिंसा की घटनाओं के बीच इस तस्वीर के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर दिल्ली में सुभाष पैलेस के सकूरपुर इलाके की है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी में लाठी डंडों से लैस लोग 2 अलग-अलग गुटों के हैं, जिनके पास एच और आई ब्लॉक में प्राइमरी स्कूल के पास झड़प हो गई थी। पुलिस के मुताबिक इस दौरान कोई हिंसा या पत्थरबाजी नहीं हुई। वीडियो मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी। इस हमले में 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। लड़ाई दूसरे गुट और मोगली के साथियों के बीच हुई थी। और चलो करते हैं अगली बड़ी खबर का। भाषा विवाद पर योगी आदित्यनाथ के सूबे के जो मंत्री हैं, उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा, संजय निषाद ने कहा कि हिंदी भाषा के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की और कहा जो लोग भारत में रहते हैं उन्हें हिंदी को जरूर प्यार करना होगा। निषाद यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह डाला कि जो लोग हिंदी से प्यार नहीं करते उन्हें विदेशी माना जाएगा। कि हिंदी हिंदुस्तान में जिसे रहना है उसे हिंदी से प्रेम करना होगा। अगर हिंदी से प्रेम नहीं करता तो माना जाएगा कि वो विदेशी है या विदेशी ताकतों से उनका संबंध है। हम क्षेत्रीय भाषाओं का भी मतलब सम्मान करते हैं, लेकिन ये राष्ट्र एक है और भारत का संविधान कहता है भारत हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का मतलब हिंदी बोलने वालों का स्थान है। अगर हिंदी नहीं बोलता तो उसको हिंदुस्तान में उसका स्थान नहीं है, उसे देश को छोड़कर दूसरे जगह चला जाना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा बोलने वालों का भी सम्मान है, लेकिन 1 नंबर पर हिंदी है। ये राष्ट्रभाषा है और ये भारत सरकार के कानून के द्वारा पारित है। और अगर हिंदी कानून के द्वारा पारित है तो कानून का उल्लंघन करता है, उसे जेल के सलाखों में होना चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, चाहे बड़ा कोई भी शक्तिशाली आदमी हो। और अगली खबर यूक्रेन से। यूक्रेन पर रूस के हमले बदस्तूर लगातार जारी हैं। मारियापोल से जंग की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे तो रूस की कहर बरपाने वाली क्रूज मिसाइल की ताकत भी आपको दिखाने वाले हैं। यूक्रेन का एक शहर इतिहास बनने की कगार पर है, देखिए। मारियापोल से आई जंग के मैदान की तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तस्वीरों में दिखाई दे रहे सैनिक रशियन आर्मी के रेस्क्यू के लिए पहुंचे। उन्हें उस सामने की इमारत तक पहुंचना है, लेकिन ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। गोलियों की आवाजें सुनी। हैवी शेलिंग और गोलीबारी के बीच रशियन फोर्स के स्पेशल कमांडो सामने की इमारत में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां कुछ रूसी सैनिक फंसे हुए हैं। तभी सामने की इमारत में फंसे रूसी सैनिक इस पार मौजूद कमांडोज को कवर देते हैं और सैनिक सामने की इमारत में जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सैनिक खुले में आते हैं, यूक्रेनियन सैनिक उन पर जबरदस्त फायर करने लगते हैं। तभी एक सैनिक को गोली लग जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। तस्वीरें देखिए। रशियन कमांडो को गोली लगती है और वो गिर जाता है। उसके गिरने के बाद बाकी के सैनिक उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोलीबारी इतनी ज्यादा और खतरनाक होती है कि साथ ही सैनिक गोली लगे सैनिक को उठाकर ले जा नहीं पाते और वो अपनी जान गंवा देते। यूक्रेन की बर्बादी की वजह, यूक्रेन की तबाही का कारण रूस का ताकतवर क्रूज मिसाइल। ये वो क्रूज मिसाइल है जिसकी ताकत से रूसी सैनिकों ने यूक्रेन का शहर मलबे में तब्दील कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपनी ताकत क्रूज मिसाइल का फुटेज जारी किया है, जिसने यूक्रेन के सैन्य बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर डाला। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 2 महीने पूरे हो गए हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनकी मनचाही सफलता नहीं मिल पाई। यूक्रेन युद्ध के दूसरे महीने में बहुत कुछ बदल गया है
लेकिन अभी भीषण लड़ाई जारी है। Ты ничего не слышишь? Перед глазами у тебя ничего нету, ты только видишь, на земле лежит твой внук, дочка кричит, तो кричит. भले ही ये भाषा हर किसी को समझ ना आए, लेकिन इन आंसुओं में छिपे दर्द की कहानी हर कोई समझ सकता है। ये दर्द है अपनों को खोने का, आंखों के सामने आशियाना तबाह होते देखने का। Тут смотришь, дочка лежит, а внук. Я не закрываю глаза, я кричала не своим голосом, говорю, нет, пожалуйста, не закрывайте глаза, я вас умоляю, не. वो तबाही जिसके निशान यूक्रेन के इस दोनेत्स्क शहर में अब भी दिख रहे हैं। रूसी हमलों में तबाह दोनेत्स्क में जिंदगी की एक तस्वीर ये भी है। ये तस्वीर रूसी हमले को जवाब है, जो तबाही तो ला सकती है मगर जिंदगी को जीने का उमंग नहीं छीन सकती, जो रुला तो सकती है लेकिन हंसी नहीं छीन सकती। ये तस्वीर यूक्रेन के दहलते हुए शहर कीव की है। रूस की तरफ से कीव पर भारी बमबारी के बाद की ये तस्वीरें हैं। रूस के हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ, कई घरों में आग लग गई, जिसे बुझाने की कोशिश हो रही है। दावा है कि ये बीते कुछ दिनों में कीव पर रूस का सबसे बड़ा हमला है। रूस ने कीव पर उस वक्त हमले तेज कर दिए जब यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन के दौरे पर हैं। बड़ी बात यह भी है कि जिस वक्त रूस हमले कर रहा था उस दौरान गुटेरेस कीव के बाहर कुछ गांव में हुई तबाही का जायजा ले रहे थे। और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख मंत्रिमंडल से मुलाकात की है। कहा सिख समुदाय से मेरा बहुत गहरा नाता है। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल जो देश से जाता है वो राजदूत नहीं राष्ट्रदूत होते हैं। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय से मुझे साहस की शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। हमारे भारतीय डायस्पोरा को तो मैं हमेशा भारत का राष्ट्रदूत मानता रहा हूं। सरकार जो भेजती है वो तो राजदूत है, लेकिन आप जो है राष्ट्रदूत है। आप सभी भारत से बाहर मां भारती की बुलंद आवाज है, बुलंद पहचान है। और हिंदुस्तान के दुश्मनों का काल आ गया है। भारत ने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला सफल परीक्षण कर दिया है। उधर अलक्सा मस्जिद में बवाल मचा है। पूरी खबर क्या है देखिए। देख लो चीन, देख लो पाकिस्तान, ये है हिंदुस्तान की ताकत। फिर एक सफल परीक्षण के बाद भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई। ये तस्वीरें अंडमान और निकोबार की हैं, जब कमांड ने एंटी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया और आवाज से 3 गुना स्पीड से मिसाइल आसमान की तरफ चल निकला। अंडमान और निकोबार कमांड भारतीय सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रिसेवा कमांड है। बुधवार को द्वीप समूह में समुद्र में लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट करके प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि पिछले महीने भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में एक स्टील्थ डिस्ट्रॉयर से ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। बवाल की तस्वीरें यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद की है, जहां एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। फिलिस्तीनी लोगों ने इजरायली पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने रबर की गोलियां दागी। इस हिंसा में 12 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। पुलिस के मुताबिक अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड में पहले से मौजूद फिलिस्तीन के लोग अचानक पथराव करने लगे। कुछ इस तरह से करीब 1 घंटे तक बवाल होता रहा। हालांकि फिलिस्तीनियों के मौके पर बीच बचाव करने की वजह से ये झड़प थम गई। पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अल अक्सा मस्जिद में अक्सर इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद होते रहे हैं। कई बार टकराव हो चुका है। हमास पर लगातार हिंसा भड़काने के आरोप लगते रहे हैं। शहजाद शरीफ के खिलाफ चोर चोर के नारे। इस्लामाबाद में पिट गए इमरान समर्थक सूरी। ये तस्वीर उस एक्शन का रिएक्शन है जो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ सऊदी अरब में हुआ। सऊदी अरब में क्या हुआ ये बताएं, उससे पहले इस तस्वीर को समझ लीजिए। ये तस्वीर है पाकिस्तान के इस्लामाबाद की। इस तस्वीर में इमरान समर्थक
और पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी नजर आ रहे हैं। कासिम सूरी के सामने पीटीआई मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कुछ लोग अचानक से फ्रेम में आ जाते हैं। मुर्दाबाद के नारे सुनकर सूरी को अचानक गुस्सा आ जाता है और वो शहबाज समर्थकों पर हमला कर देते हैं। दावा है कि इसके बाद शहबाज शरीफ समर्थकों ने इमरान समर्थक सूरी की खूब पिटाई की। अभी आपने कासिम सूरी की पिटाई का जो कथित वीडियो देखा, अब उस रिएक्शन की वजह इस वीडियो से समझिए। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की नवाबी मस्जिद में जब शहबाज शरीफ का प्रतिनिधि मंडल जा रहा था तो वहां मौजूद लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। इस दौरान मौजूद एक शख्स कहता सुनाई दे रहा है कि लोग शहबाज के प्रतिनिधि मंडल को चोर चोर कह रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने 150 लोगों को हिरासत में लिया है। टाइम्स ऑफ भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। एक ट्विटर यूजर ने ये वीडियो शेयर किया है। और राजस्थान में टॉर्च की रोशनी में सिस्टम का असल सच देखिए। बिजली कटौती से मरीजों का हाल बेहाल है, तो महोबा में पीने के पानी की तड़प क्या होती है, आपको दिखाने जा रहे। दर्द से कराहते मरीज, भीषण गर्मी के बीच न एसी चल रही है न ही पंखे। हालात क्या है, तस्वीरें आपके सामने हैं। राजस्थान में बिजली संकट ऐसा गहराया कि अस्पतालों में मरीजों का बुरा हाल है। मनमाने तरीके से रोज बिजली काटी जा रही है। हालात ये हैं कि टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। दरअसल थर्मल पावर प्लांट को हर रोज 27 रैक कोयले की जरूरत है, लेकिन 20 रैक ही कोयला मिल पा रहा है। नतीजा बिजली की कटौती। हालात ये हैं कि सूबे में 20 लाख यूनिट बिजली की कमी हो गई है, जबकि भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 1 दर्जन जिलों में आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया है। पानी के लिए कोहराम मचा है। टैंकर आते ही पानी की लूट मच रही है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के महोबा की है। पानी संकट के हालात आपके सामने हैं। घर में पानी आता नहीं और टैंकर आते ही गांव वाले पानी भरने के लिए टूट पड़ते हैं। कोई टैंकर के नीचे से पानी भर रहा है तो कोई टैंकर पर ही चढ़कर पानी के जुगाड़ में लगा है। डर ये है कि कहीं पानी खत्म न हो जाए। रोज के यही हालात हैं। बुरा हाल और ये है कि 40,000 की आबादी की प्यास बुझाने के लिए नगर पंचायत के पास महज 3 टैंकरों का इंतजाम है और नतीजा ये होता है कि किसी को 1 तो किसी को 2 डिब्बा पानी ही मिल पाता है। आसमान से जमीन की हरकत पर ड्रोन कैमरे से नजर रखने की ये तस्वीरें हैं यूपी के फिरोजाबाद की। अलविदा नमाज से पहले पुलिस का ये ड्रोन कैमरा पूरे शहर पर नजर रख रहा है। बाजारों में इस ड्रोन से पुलिस हर पल की हरकत को देख रही है। यूपी में सरकार की तरफ से इस बार घर में ही नमाज अता करने का आदेश है। लाउड स्पीकर भी हटा दिए गए हैं। ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं किया जाएगा, जबकि भारी सुरक्षा के इंतजाम है। इसी सुरक्षा इंतजाम के तहत ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अब 100 खबरें देखने का वक्त है जिसमें हम आपको तमाम नए अपडेट बताएंगे। 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज। नाविका कुमार के साथ इंटरव्यू में प्रशांत किशोर का ऐलान, कहा अब मैं चुनावी रणनीतिकार नहीं, 2 मई को बताऊंगा कहां जा रहा हूं। केसीआर से बैठक कर बोले प्रशांत किशोर, कहा केसीआर से मीटिंग के बाद कांग्रेस से ऑफर आया, मुलाकात का मतलब पार्टी ज्वाइन करना नहीं होता। कांग्रेस को प्रेजेंटेशन दिखाने पर बोले प्रशांत किशोर, कहा मेरी प्रेजेंटेशन का गलत ड्राफ्ट सामने आया, प्रेजेंटेशन के 6 से 8 सेक्शन है। कांग्रेस को प्रेजेंटेशन दिखाने पर प्रशांत किशोर का बयान, कहा पूरे प्रेजेंटेशन में लगे 8 से 9 घंटे, प्रेजेंटेशन सिर्फ सोनिया गांधी ने देखा। ईएजी को लेकर प्रशांत किशोर का बयान, कहा ईएजी की संवैधानिकता उपयोगिता पर मुझे संदेह था। ईएजी में कोई चेयरमैन पोस्ट नहीं, 4 या 5 लोग चलाएंगे। कांग्रेस में शामिल न होने पर प्रशांत किशोर ने दिया जवाब, कहा ईएजी एक एडवाइजरी बॉडी बनकर रह जाती है, इसलिए मैंने ज्वाइन करने से मना किया, मुझे मौका दिया इसलिए कांग्रेस का शुक्रिया। कांग्रेस को लेकर नाविका कुमार के इंटरव्यू में प्रशांत किशोर का बयान, कहा मेरे मन में कांग्रेस के लिए कटुता नहीं। करौली हिंसा के मास्टरमाइंड मतलूब को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत का बड़ा खुलासा, मतलूब को भगाने में स्थानीय नेता का हाथ, पीएफआई के साथ मिले होने के आरोप।
करौली हिंसा के आरोपी मतलूब पर दूसरे किरदार का आरोप। करौली में नहीं है मतलूब, रेवाड़ी नूह में छिपे होने की आशंका। टाइम्स नाउ भारत के ऑपरेशन मतलूब में पुलिस वाले का खुलासा, मतलूब को गिरफ्तार करने का अब कोई दबाव नहीं। करौली हिंसा पर बाबा बालकनाथ का बयान, कहा करौली घटना के आरोपी को कांग्रेस ने छिपा रखा है, मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। करौली हिंसा पर गुलाबचंद कटारिया ने कहा मतलूब के पकड़े जाने से सरकार की पोल खुल जाएगी। अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले को लेकर नगर पालिका में नए चेयरमैन की नियुक्ति, राजेंद्र चेरवाल को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पंजाब के पटियाला में खालिस्तान विरोधी मार्च के दौरान हंगामा हुआ है। शिव सैनिकों और सिख संगठनों के बीच जबरदस्त झड़प हुई है। पटियाला में हर्ष मार्च के दौरान पथराव, दोनों गुट की तरफ से पत्थर फेंके गए। पटियाला में मार्च के दौरान हवाई फायरिंग के बाद पुलिस बल अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। जेलों में बंद सिखों की रिहाई के लिए युवक टावर पर चढ़ा, पुलिस की टीम ने युवक को टावर से उतारा। पटियाला में सिख संगठनों के बीच झड़प, फाउंटेन चौक पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। पटियाला झड़प मामले पर भगवंत मान ने बैठक बुलाई, डीजीपी समेत कई अधिकारियों से कहा विरोधी ताकतों को पंजाब की शांति भंग नहीं करने देंगे। पटियाला में झड़प के बाद धारा 144 लागू, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक पटियाला में कर्फ्यू। पंजाब के पटियाला में झड़प मामले में खुलासा, बलजिंदर सिंह परवाना ने फेसबुक लाइव से लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा था। पटियाला झड़प पर पुलिस का बयान, कहा जुलूस के लिए कल मांग की गई थी इजाजत, घायलों के बयान के आधार पर होगी कार्रवाई। झड़प को लेकर हिंदू संगठनों ने पटियाला में कल बंद का ऐलान किया है। आईजी पटियाला ने बताया गलत सूचना की वजह से झड़प हुई, शांति के लिए फ्लैग मार्च किया गया। पटियाला झड़प मामले में नेशनल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। पटियाला झड़प को लेकर हरीश सिंगला गिरफ्तार, शिव सैनिकों और सिख संगठनों के बीच हुई थी झड़प। पटियाला में झड़प पर एक्शन में शिवसेना पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से पटियाला के नेता हरीश सिंगला को निकाला गया। पटियाला में झड़प पर आप नेता राघव चड्ढा का बयान, कहा दो राजनीतिक पार्टियों के बीच झड़प हुई, पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विन शर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया, निष्पक्ष जांच की मांग की, पंजाब सरकार को नाकाम बताया। पटियाला मामले पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा पटियाला का वीडियो विचलित करने वाला है, पंजाब जैसे राज्य में शांति सद्भाव जरूरी है। अलविदा की नमाज के दिन जयपुर में लगे धार्मिक लाउड स्पीकर, सड़कों पर लोगों ने पढ़ी नमाज, ट्रैफिक भी डायवर्ट किया गया। प्रयागराज में देखी मजहबी एकता की मिसाल, अलविदा की नमाज पढ़ने जा रहे लोगों पर हिंदू सिख भाइयों ने बरसाए फूल। यूपी में अब तक 37,580 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स को हटाया गया, साथ ही 55,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इफ्तार पार्टी को लेकर आज दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा, गंगाजल के साथ वीसी आवास पहुंचकर चलाया शुद्धिकरण अभियान। बिहार में लाउडस्पीकर पर कोई कार्रवाई नहीं, पटना में फुल वॉल्यूम में बज रहा है लाउडस्पीकर। बिहार में लाउडस्पीकर पर रोक को लेकर बोले तेजस्वी यादव, कहा कोई धर्म बैर नहीं सिखाता, इस मामले की सरकार नागपुर से चल रही है। लाउडस्पीकर हटाने को न्याय संगत बताते हुए बिहार के मंत्री जनक राम का बयान, कहा जब कानून आएगा तो यहां भी लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा हम तुम्हारे जुल्म और ताकत से नहीं डरेंगे, सब्र से मुकाबला करेंगे और मैदान नहीं छोड़ेंगे। लाउडस्पीकर को लेकर महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना, कहा मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद करना इनके एजेंडे में शामिल है। हिंदी भाषा को लेकर यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का बयान, कहा हिंदुस्तान में रहने के लिए हिंदी से प्रेम करना जरूरी है। हिंदी विवाद पर अजय देवगन के सपोर्ट में आई कंगना रनौत, कहा अजय ने कुछ गलत नहीं कहा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, साथ ही बोली संस्कृत होनी चाहिए हमारी नेशनल लैंग्वेज। शाहीन बाग ड्रग्स मामले में एक और गिरफ्तार, कैराना का रहने वाला है आरोपी अहमद, मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। शाहीन बाग पर टाइम्स नाउ भारत पर बोले एनसीबी के डीजी, कहा इस सिंडिकेट के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने की आशंका भी है। टाइम्स नाउ भारत से बोले एनसीबी डीजी संजय सिंह, शाहीन बाग ड्रग्स मामले में 4 आरोपी अरेस्ट, 3 आरोपी मुजफ्फरनगर से पकड़े गए। दिल्ली के जामा मस्जिद से इमाम बुखारी ने अतिक्रमण हटाने पर उठाए सवाल, कहा परिंदों के घोंसले तोड़े तो वो भी चोंच मारते हैं। जागीरपुरी हिंसा मामले में आरोपी फरीद को 2 दिन की रिमांड, पश्चिम बंगाल से किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में स्लम पुनर्विकास परियोजना को बचाने के लिए हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने की राज्यपाल से मुलाकात, प्रोजेक्ट को बचाने की गुहार लगाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। पीएम आवास पर विभिन्न इलाकों के सिख लोग शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा, सिख समुदाय से मेरा गहरा रिश्ता है। हमारे गुरुओं ने हमें साहस और सेवा की सीख दी है। पाटीदार बिजनेस समिट में पीएम ने कहा कि मुद्रा योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है। योजना लोगों को बिजनेस का हौसला दे रही है। मुख्य न्यायाधीशों, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन कल। न्यायमूर्ति रमन और मोदी करेंगे संबोधित। दिल्ली पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन कल मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में ममता बनर्जी के आवास पर हुई मुलाकात। बीजेपी और एमएनएस में गठबंधन संभव। 21 अप्रैल को देवेंद्र फडणवीस, शिवप्रकाश की बैठक हुई। बैठक में मोहन भागवत भी मौजूद। सूत्रों के हवाले से खबर है। 5 जून को अयोध्या का दौरा कर सकते हैं राज ठाकरे। 6 जून को लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात। 14 जून को बीजेपी एमएनएस गठबंधन का ऐलान मुमकिन। पुणे में वीएचपी और बजरंग दल की एमएनएस के साथ बैठक। 3 मई को महाआरती में होंगे शामिल। राणा दंपति की जेल में घर का खाना मंगाने पर याचिका सुनवाई को कोर्ट ने किया खारिज। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को आज भी नहीं मिली जमानत। सेशन कोर्ट में कल होगी सुनवाई। बीजेपी का आरोप, बीएमसी बसों की खरीद में शिवसेना ने घोटाला किया। विधायक अमित साठम ने जांच की मांग की। कपिल सिब्बल ने की सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग। जस्टिस ने कहा, मामले की सुनवाई 2 मई को होगी। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को मिली बेल। असम कोर्ट ने दी जमानत। राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका मंजूर। 18 मई को होगी सुनवाई। उमर खालिद, शर्जिल इमाम की जमानत पर सुनवाई टली। 6 मई तक के लिए सुनवाई टाल दी गई। ईडी की शिकायत पर कोलकाता पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोर्ट आदेश में जालसाजी का आरोप। हरदीप सिंह पुरी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों पर किया हमला। पेट्रोल की कीमतों में बीजेपी और गैर बीजेपी शासित राज्यों में अंतर बताया। जम्मू कश्मीर में बिजली संकट और पानी की कमी पर कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ लगाए नारे। रांची में बिजली संकट को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन। लैंप लेकर लोगों ने जताया विरोध। पंजाब में भी बिजली संकट गहरा है। किसानों को हो रही है परेशानी। यूपी समेत कई राज्यों में बिजली का संकट। झारखंड में बिजली कटौती से परेशान लोग। बिजली संकट पर अशोक गहलोत ने एकजुटता से काम करने की अपील की। लोगों से बिजली बचाने को कहा। अरविंद केजरीवाल ने बिजली संकट को गंभीर बताया। कहा, मिलकर इसका समाधान निकालना होगा। कोयले की किल्लत दूर करने के लिए रेलवे ने उठाया बड़ा कदम। कोयले की ढुलाई के लिए कई ट्रेनें रद्द की। महोबा में पेयजल समस्या हुई विकराल। टैंकर आते ही मच जाती है पानी की लूट। महाराष्ट्र के नांदेड़ से डीबी दस्ते ने पकड़े 25 तलवार। 2 गिरफ्तार। पहले धुले में मिली थी 89 तलवारें। यूपी एटीएस ने देवबंद दारुल उलूम से बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेजों के साथ ये गिरफ्तारी हुई है। सरसा में दरोगा मसाज कराने के मामले में कार्रवाई। दरोगा सस्पेंड बेटे को जेल से छुड़ाने गई महिला से करवाई थी मालिश। बिहार के वैशाली में दरोगा का शराब के साथ डांस का वीडियो वायरल। सर्विस रिवॉल्वर लहराते दिखे दरोगा जी। सत्य निकेतन में इमारत गिरने के मामले में ठेकेदार गिरफ्तार। इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली के शकरपुर में 2 गुटों में हिंसक झड़प। लड़ाई की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अलवर में बाइक शोरूम के मालिक पर बदमाशों ने की फायरिंग। 2 जख्मी। दिल्ली में शादी समारोह में फायरिंग के दौरान घायल हुई महिला। जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में सिरफिरे आशिक ने मंडप में जाकर दुल्हन को मारी गोली। मामले की जांच जारी है। राजस्थान के बूंदी में मासूम से गैंगरेप मामले में कार्रवाई। दोनों आरोपियों को फांसी की सजा का ऐलान किया गया। बास्केटबॉल खिलाड़ी को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में कोच पर एफआईआर दर्ज। परिजनों ने यौन शोषण का आरोप भी लगाया। लखनऊ में पति के बीच सड़क पर पत्नी की गला रेत कर हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मिले जंग लगे मोटर के 4 गोले। सुरक्षा बलों ने दोनों बमों को नष्ट किया। अमृतसर बॉर्डर पर ड्रोन तस्करी की कोशिश को बीएसएफ ने किया नाकाम। सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर ड्रोन को नीचे गिराया। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट से विदेश जा रहे युवक को सीआईएसएफ ने गिरफ्तार किया। 59 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद। भारतीय सेना के नए वाइस चीफ आर्मी चीफ बने लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू 1 मई को पद संभालेंगे। मुंबई में 50% सस्ती होगी एसी लोकल ट्रेनें। 5 किलोमीटर तक की दूरी का किराया 65 रुपए से घटाकर 30 रुपए किया जाएगा। यूपी में 1 मई को शुरू होगा ई पेंशन पोर्टल। अब रिटायरमेंट के 3 दिन के भीतर मिल जाएगा सारा पैसा। बच्चों को कोरोना से बचाएगी कोवैक्स वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को एंटागी की मंजूरी। 12 से 17 साल के बच्चों को जल्द लगेगा कोविड का टीका। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड के 1490 नए मामले आए। 2 की मौत हुई है।
जयपुर में एक बार फिर बढ़े कोरोना के मामले। एक दिन में कोविड के करीब 68 नए मामले दर्ज किए गए। यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद में भिड़ंत, 12 लोग जख्मी। पीएम महिंद्रा राजपक्षे को पद से हटाने पर सहमत हुए राष्ट्रपति। प्रदर्शन हो सकता है समाप्त। तमिलनाडु विधानसभा में श्रीलंका की मदद के लिए प्रस्ताव पेश। सीएम ने प्रस्ताव को समर्थन देने की अपील की है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ब्लास्ट, 10 की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी। अजरबैजान के औद्योगिक पार्क में लगी भीषण आग, आसमान में उठती दिखी आग की बड़ी बड़ी लपटें। रूसी सेना का कीव में मिसाइल हमले में रेडियो लिबर्टी पत्रकार की मौत। रमजान के अलविदा जुमे की नमाज थी जो देश भर में अमन चैन से अता की गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डराने वाली तस्वीरें आई हैं तो राजस्थान के जोधपुर में लाउडस्पीकर का अंबार दिखाई दिया। कई मस्जिद के अंदर शांति से नमाज पढ़ी गई तो कोई सड़क पर खुलेआम मजहब की प्रदर्शनी लगाई गई। ये रिपोर्ट देखिए। आज देश भर में अलविदा की नमाज अता की गई। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज की मनाही है, लाउड स्पीकर पर अजान की मनाही है। यूपी में ज्यादातर जगहों पर इसका पालन हुआ, लेकिन सहारनपुर से जो तस्वीरें आई वो बिल्कुल अलग है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो सहारनपुर की हैं। मस्जिद के सामने नमाजी इकट्ठा हुए। वो क्या कर रहे हैं आपको इस 36 सेकंड के वीडियो को देखने के बाद अंदाजा लग जाए। शायद सहारनपुर के इमाम अरशद गोरा ने यह वीडियो नहीं देखा। वो कहते हैं कि सड़क पर नमाज न होने से मुसलमानों में मायूसी है। सड़क पर नमाज पढ़ने की परंपरा पहले से चली आ रही है। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद मस्जिद और घर में ही नमाज पढ़ी गई। जुमे की सबको मुबारकबाद देता हूं और ये रमज़ान का अलविदा जुमा है और सड़क पर नमाज नहीं हो रही, इस पर लोगों को जो है मायूसी है, मुसलमानों में एक मायूसी है और सरकार ने किस मसलहत के तहत ये मना किया है ये तो वो लोग जाने। तो आपको लगता है कि अगर सड़कों पर नमाज अदा करते तो कहीं गलत नहीं है? नहीं, अगर अमन शांति के साथ हो रहा कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई अमन में कोई खलल नहीं पड़ रहा है, इसमें तो कोई वो नहीं। ये तो परंपरा पहले से चली आ रही है और सरकार ने किस मसलहत के तहत ये किया है ये तो वो जाने। तो आज सड़कों पर नमाज होगी या नहीं? वैसे तो मना कर दिया था, हमने ऐलान करा दिया था, मना कर दिया था कि जो है अपनी अपनी मस्जिदों में पढ़ें, सड़कों पर नमाज ना पढ़ें, क्योंकि आदेश ऊपर से आए हैं इसलिए मना किया गया था। इमाम साहब कहते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने को मना कर दिया गया है। इमाम साहब जरा इन तस्वीरों को देखिए जिसमें फुल वॉल्यूम में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। शोर लाउड स्पीकर से कहीं ज्यादा है। जुमे की सबको मुबारकबाद देता हूं और ये रमज़ान का अलविदा जुमा है और सड़क पर नमाज नहीं हो रही, इस पर लोगों को जो है मायूसी है, मुसलमानों में एक मायूसी है और सरकार ने किस मसलहत के तहत ये मना किया है ये तो वो लोग जाने। तो आपको लगता है कि अगर सड़कों पर नमाज अदा करते तो कहीं गलत नहीं है? नहीं, अगर अमन शांति के साथ हो रहा कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई अमन में कोई खलल नहीं पड़ रहा है, इसमें तो कोई वो नहीं। ये तो परंपरा पहले से चली आ रही है और सरकार ने किस मसलहत के तहत ये किया है ये तो वो जाने। तो आज सड़कों पर नमाज होगी या नहीं? वैसे तो मना कर दिया था, हमने ऐलान करा दिया था, मना कर दिया था कि जो है अपनी अपनी मस्जिदों में पढ़ें, सड़कों पर नमाज ना पढ़ें, क्योंकि आदेश ऊपर से आए हैं इसलिए मना किया गया था। अब राजस्थान का भी एक सीन देख लीजिए। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ पूरे अमन चैन के साथ नमाज अता की जा रही है, लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ते ये लोग जयपुर के हैं। बीच बाजार, बीच सड़क पर अलविदा की नमाज पढ़ी जा रही है और ट्रैफिक को इस सड़क पर आने से रोक दिया गया।
राजस्थान की तो एक और खास बात है, देश भर में हिंदू मंदिर से तो मुस्लिम मस्जिद से लाउडस्पीकर हटा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में अलविदा की नमाज के लिए लाउडस्पीकर बढ़ा दिए गए। जयपुर के जौहरी बाजार, सांगानेरी गेट जैसे इलाकों में लाउडस्पीकर की संख्या बढ़ाई गई है। वहाँ से तशरीफ लाए तो वुजू कर आए। कभी कहने लगेगा देश में असहिष्णुता हो गई है, कभी कहने लगेगा कि देश जो है वो पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। तो ये सारे के सारे ये सनकी सेकुलर सिंडिकेट के लोग, न देश की संस्कार से मतलब है उनका, न संस्कृति से मतलब है, न संकल्प से मतलब है, केवल इनका साजिशों से मतलब है। हिंदू मुस्लिम या कोई और जाति और समुदाय, आस्था का सड़क पर इस तरह का प्रदर्शन जायज नहीं ठहराया जा सकता। सहारनपुर में तमाम पाबंदियों के बाद जो हुआ वो धर्म नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और लाउड स्पीकर पर देश भर में बहुत शोर है, इसके पीछे किसका जोर है, इसे समझने के लिए आज आपको महाराष्ट्र की एक ऐसी सियासी पिक्चर दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे जो 3 मई को रिलीज होगी। लेकिन उससे पहले इसकी एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। तो क्या है सरकार 3.0 के पर्दे के पीछे की कहानी, इसके लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। एक सियासी फिल्म सरकार 3.0। अभिनेता राज ठाकरे। थीम मिशन 2024। निर्माता निर्देशक कौन? फिलहाल रहिए मौन, बस नजरें गड़ाए रखिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल पिक्चर 3 मई को रिलीज होने वाली है उसकी पूरी कहानी हम आज ही आपको दिखाने वाले हैं। महाराष्ट्र की सियासत में 3 मई का दिन काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि उस दिन वो होने वाला है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य की राजनीति को बदल कर रख देगा। 3 मई वो दिन जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए उनके चचेरे भाई राज ठाकरे की डेडलाइन है। ये वो अल्टीमेटम है जो राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने के लिए उद्धव सरकार को दिया है। मई के बेहद गर्म महीने में 3 तारीख और 3 का, जिसके जरिए महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति के पोस्टर बॉय राज ठाकरे के नए अवतार का पूरा प्लान सामने आने वाला है। 2024 के संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा ऐलान होने वाला है। उससे पहले दिल्ली की गद्दी वाया मुंबई, इसे लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पूरी खबर और उसके पीछे की कंप्लीट पिक्चर आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले शुक्रवार के रोज पुणे में जबरदस्त हलचल मची है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे मुंबई के पुणे पहुंच चुके हैं। शनिवार को उनका काफिला औरंगाबाद रवाना होगा, जिसमें राज ठाकरे के साथ 150 से ज्यादा गाड़ियां चलेंगी। राज ठाकरे के पुणे पहुंचने से पहले ही राज ठाकरे के हिंदुत्व पर लाउड पॉलिटिक्स के सपोर्ट में आरएसएस के 2 बड़े संगठन खुलकर सामने आए। पहला विश्व हिंदू परिषद और दूसरा बजरंग दल। दोनों संगठनों ने एमएनएस के सीनियर नेता अजय शिंदे से मीटिंग की है और फिर राज ठाकरे की महाआरती में शामिल होने का ऐलान किया। मई में राज ठाकरे के लिए 1, 3 और 5 तारीख काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 तारीख को वो औरंगाबाद में रैली करने वाले हैं, जिन्हें प्रशासन ने 16 शर्तों के साथ उन्हें मंजूरी दे दी है। वहीं 3 तारीख को एमएनएस के कार्यकर्ता महाराष्ट्र भर में लाउडस्पीकर पर महाआरती करने वाले हैं और 5 मई की तारीख को वो अयोध्या पहुंचने वाले हैं राज ठाकरे, जो कि रामलला की जन्मभूमि है। सबकी निगाहें 3 मई पर टिकी हैं, जब राज ठाकरे और उनके समर्थक महाआरती करेंगे। ये तारीख राज ठाकरे की वो चेतावनी है जो उन्होंने 12 अप्रैल को ठाणे की रैली में दी थी। राज ठाकरे के अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने से पहले एक ऐसी खबर आई है जो महाराष्ट्र के 3 दलों की गठबंधन सरकार और खासकर सीएम उद्धव के आवास मातोश्री में सियासी भूचाल ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी और एमएनएस के गठबंधन का रोड मैप तैयार हो चुका है।
इसे लेकर 21 अप्रैल को नागपुर में एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेता शिव प्रकाश शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस बैठक में महाराष्ट्र में बीजेपी और एमएनएस में चुनावी गठजोड़ की सहमति बनी है। हालांकि फडणवीस ने बीजेपी और एमएनएस में गठबंधन की कवायद की खबरों को खारिज किया है। असं आहे, या युतीच्या ज्या बातम्या आहेत या कपोलकल्पित बातम्या आहेत, या काही लोकांनी सोडलेल्या बातम्या आहेत। आमची अजून कुठलीही फॉर्मल चर्चाही झालेली नाही, कोणतं प्रपोजलही त्या संदर्भात नाही। एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे की अलीकडच्या काळामध्ये राज ठाकरेंनी ज्या भूमिका घेतल्या आहेत त्यातल्या बहुतांश भूमिकांना, मग ती हिंदुत्वाची असो किंवा लाऊडस्पीकर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार राहायला पाहिजे असो, या आमच्याही भूमिका राहिलेल्या आहेत आणि म्हणून आम्ही देखील त्या भूमिका मांडतो, तेही मांडतायत, पण अद्याप आमचा कुठलाही फॉर्मल प्रस्ताव नाही, याची कुठली चर्चा झालेली नाही। त्यामुळे मला असं वाटतं की आत्ता त्याच्यावर जे काही कमेंट्स येत आहेत ते फारच मला असं वाटतं की और महाराष्ट्र की सियासत में कुछ तो बड़ा होने वाला है। इस खबर को लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं, कोई अपडेट आता है सबसे पहले हम आपको बताएंगे। यहां अभी इस वक्त न्यूज नॉन स्टॉप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन अभी